अस्सलाम वालेकुम। जो लास्ट में हमने थोड़ा सा देखा था उसको हम रिवाइज़ कर लेते हैं। ABCD ऐसे हमने देखा था। उसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट कि एक्सपोजर रेट्स को आपने कैसे फाइंड करना है। यहाँ पे केसेस होंगे, आपके कंट्रोल्स होंगे। एक्सपोजर रेट्स के लिए आपने क्या करना है, आपने एक्सपोजर वालों को ले लेना है, ठीक है। और A/A+C करना है और इधर आपने B/B+D करना है, ठीक है। उससे आपके केसेस के और कंट्रोल्स के एक्सपोजर रेट्स आपको फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर ये फॉर एग्जांपल इस तरह से था और वी हैव टू फाइंड द इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड, तो आप यहाँ पे इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज लिखते हो, यहाँ पे इंसिडेंस ऑफ नॉन एक्सपोज लिखोगे और यहाँ पे आप क्या करोगे, A/A+B करोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, C/C+D करोगे, ठीक है। उससे आपके पास इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज और नॉन एक्सपोज आ जाएगा। फिर आपने रिलेटिव रिस्क इजीली फाइंड कर सकते हो कि सिंपली आपने इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज ओवर इंसिडेंस ऑफ नॉन एक्सपोज कर देना है, जिससे आपका ये जो A+B वाला है ये डिवाइड हो जाएगा C/C+D से, ठीक है। तो उससे आपके पास रिलेटिव रिस्क आ जाएगा। फिर मैंने आप ऑड्स रेशो को बताया था कि सिंपली आप इस तरह लिखते हो और ऑड्स रेशो में आप सिंपली क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हो, जैसे ऑड्स रेशो या स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन आ जाए। तो ये भी इसकी एग्जांपल है कि ऑड्स क्या होते हैं, चांसेस के कितना केस जो है वो एक्सपोज हुआ था, ठीक है। तो ऑड्स दैट अ केस वाज एक्सपोज डिवाइड बाय ऑड्स दैट अ कंट्रोल वाज एक्सपोज। तो इसमें हम कर तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रहे होते हैं ना, लेकिन हम ये होते हैं, हम कर क्या रहे होते हैं कि A/C कर रहे होते हैं। एक्सपोज ओवर नॉन एक्सपोज लिख के जो नो डिजीज़ वाले थे उनकी भी एक्सपोज ओवर नॉन एक्सपोज लिखते हैं, फिर उसको हम ऊपर ले जाते हैं जिसकी वजह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला आता है, ठीक है। इसी तरह अगर ये भी आपको दिया हुआ है तो इसमें जस्ट आपने A को D से मल्टीप्लाई किया, B को C से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास जो है ना आंसर आ गया। इसी तरह ये भी एग्जांपल्स हैं इसमें दिखाया हुआ है, तो इसमें जस्ट आपने एक को इस तरह से मल्टीप्लाई करके आंसर ले आना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपकी बुक में लिखा हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि 8.1 आपका ऑड्स रेशो आती है, इसका मतलब ये होता है 8.1 का कि जो लोग कैंसर, उन लोगों को, जो लोग स्मोकिंग कर रहे थे उनके अंदर कैंसर होने का चांस 8.1 ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो सिगरेट नहीं पीते थे, ठीक है। तो ऑड्स रेशो आपको ये बताती है। जब भी आपने आंसर लिखना है तो आपने एंड पे ये बताना है, जो भी आपका आंसर आएगा ये बताना है, आपने एंड पे एक्सप्लेन करना है कि दरअसल एक्सपोजर जो है, जो लोग कर रहे थे उन लोगों के अंदर इतना चांस ज़्यादा है उस डिज़ीज़ होने का, और जो लोग नहीं कर रहे थे, ठीक हो गया। फिर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि ये रेयर डिजीज़ के लिए एफिशिएंट होता है कि डिज़ीज़ क्योंकि हो चुकी है ना, एक्सपोजर है, ऐसे हम जा रहे हैं ना, डिज़ीज़ हो चुकी है, तो जो रेयर डिज़ीज़ हो चुकी है उसके लिए हम इसको मेजर कर सकते हैं। ये मल्टीपल एक्सपोजर्स को जो है एवेलुएट कर सकता है कि ये आपके MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आते हैं ना, और SCQ के लिए भी, डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन द केस कंट्रोल एंड द कोहॉर्ट स्टडी। तो डिज़ीज़ से हम एक्सपोजर की तरफ जा रहे हैं ना, तो अब ऐसे लोग जिनको डिज़ीज़ हो चुकी है तो उनसे तो हम पूछ सकते हैं कि वो क्या क्या एक्सपोज उन्होंने किया जिसकी वजह से उनको ये डिज़ीज़ हुई। तो मल्टीपल एक्सपोजर्स हो सकते हैं, उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये इतना कॉस्टली नहीं होता, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता, लेकिन कोहॉर्ट में क्योंकि हम आगे की तरफ जा रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, फॉलोअप कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, सालों लग जाते हैं, ठीक है। और वो टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा होता है ऑब्वियसली, और कॉस्टली भी होता है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस इसके क्या होते हैं। डिसएडवांटेजेस जो आपकी बुक में वो लिखे हुए हैं वो ये कि ये ज़्यादा ईजी होता है, हम इसको ईज़िली कर सकते हैं। ये कि फ्यू सब्जेक्ट्स इसके लिए चाहिए होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स में केस कंट्रोल स्टडीज़ चल रही होती हैं। पेशेंट्स आते हैं, हम उनको पूछते हैं आपने ऐसा क्या खाया, क्या पिया जिसकी वजह से आपको ये डिज़ीज़ हुई, ठीक है। तो फ्यू सब्जेक्ट्स के ऊपर भी आप उसको देख सकते हो। उसके बाद रिस्क फैक्टर्स का आपको पता चल जाता है। सब्जेक्ट्स को कोई रिस्क नहीं होता इसमें, ठीक है। और क्योंकि हम कोई एक्सपोजर खुद नहीं दे रहे होते, उन्होंने ले लिया होता है। लो स्टडी ऑफ द सेवरल डिफरेंट इटियोलॉजिकल फैक्टर्स मैंने आपको बता दिया। रेयर डिजीज़ के लिए हेल्पफुल होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। एथिकल प्रॉब्लम मिनिमल होती हैं क्योंकि डिजीज़ हो चुकी हैं, अब उनको कोई एक्सपोजर नहीं दे रहे जिनसे उनकी एथिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हों, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि हम एक आउटकम के ऊपर फोकस रखते हैं, जिस कि जो डिज़ीज़ हो चुकी है बस उसके ऊपर ही फोकस रखते हैं, और किसी डिज़ीज़ को नहीं हम स्टडी कर सकते। लेकिन एक्सपोजर्स ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। इनसफिशेंट फॉर रेयर एक्सपोजर्स, ठीक है। वो एक्सपोजर जो हो चुकी है ना, अब हम रेयर एक्सपोजर्स को तो हम नहीं ना एवेलुएट कर सकते। रेयर डिजीज़ को हम एवेलुएट कर सकते हैं, लेकिन रेयर एक्सपोजर्स को हम जो है ना वो नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ये है कि रिकॉल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका डिसएडवांटेज होता है कि लोगों को याद ही नहीं होता। हम कहते हैं अच्छा आपने ऐसा क्या खाया जिसकी वजह से आपको ये हो गया, तो वो कहते हैं मुझे तो याद ही नहीं है, तो उनको भूल जाता है ना, कभी कभार मेमोरी बायस हो जाती है, मेमोरी रिकॉल नहीं हो पाती उनसे। सिलेक्शन ऑफ द कंट्रोल्स इज़ चैलेंजिंग, के हमने जब केसेस तो हमारे पास होते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जो कंट्रोल्स हमने मैच करने होते हैं उसके लिए हमें मुश्किल होती है थोड़ी, ठीक है। उसके बाद ये है कि
ये है कि इंसिडेंस इसमें मेजर नहीं किया जा सकता। इसके डिसएडवांटेज ये होता है कि इंसिडेंस जो न्यू केसेस आते हैं उनको हम मेजर नहीं करते, जो एग्जिस्टिंग केसेस हो चुके होते हैं डिजीज़ के बस उनको ही हम मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि तो यही इसके डिसएडवांटेजेस मेन थे जो आपने याद रखने हैं। फिर हम कोहॉर्ट पढ़ लेते हैं। अब केस कंट्रोल को पढ़ने के बाद कोहॉर्ट हमारे लिए ईजी होगा इंशाल्लाह। कोहॉर्ट को हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी कहते हैं, इंसिडेंस स्टडी भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें न्यू केसेस को स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी एक्सपोजर हो रहा है, मतलब अभी होना है और डिजीज़ भी होनी है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको इंसिडेंस भी कहते हैं जिसमें न्यू केसेस हम पढ़ते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल इसको हम प्रोस्पेक्टिव जो कोहॉर्ट होता है जिसमें हम आगे की तरफ जा रहे होते हैं, फॉरवर्ड इन टाइम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये लोग स्मोकिंग नहीं कर रहे। 2018 की बात है, 10 साल तक हम इनको फॉलो किया तो ये लोग जो स्मोकिंग कर रहे थे उनको क्या हो गया, लंग कैंसर हो गया, ये देखें। और जो स्मोकिंग नहीं कर रहे थे, ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर कैंसर हो ना हो, ठीक है, हो भी सकता है। देखें इसको हुआ है एक बंदे को, तो लंग कैंसर का ज़रूरी नहीं है स्मोकिंग की कॉज हो, शायद फॉर एग्जांपल उसकी जीन्स में हो, फॉर एग्जांपल उसकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हो। तो ज़रूरी नहीं है कि जो बाकी लोग हैं जो स्मोकिंग नहीं कर रहे उनको 10 साल बाद लंग कैंसर नहीं हो सकता, जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनको होगा। तो ये हम देखेंगे आगे कि एसोसिएशन होती है, कॉज नहीं होता। स्मोकिंग इज़ नॉट द कॉज ऑफ लंग कैंसर, इट इज़ एक्चुअली एसोसिएटेड विद लंग कैंसर, क्योंकि लंग कैंसर होने की और भी बड़ी वजूहत है ना, तो ज़रूरी नहीं है स्मोकिंग ही हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है। इसमें हम फॉरवर्ड में फ्यूचर में जाते हैं और पेशेंट की जो स्टडी होती है वो यहाँ पे स्टार्ट होती है और हम आगे की तरफ जाते हैं, उसको फॉलो अप करते हैं। कोहॉर्ट क्या होता है, ये आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स या एक्सपीरियंस विद इन द डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम है और उन्होंने एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक रखी हुई है, ग्रुप ऑफ पीपल है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसे लोग होते हैं जो सेम दिन में पैदा होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2006 में जो लोग पैदा हुए थे, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे उस दिन पैदा हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बंदा उस दिन पैदा होता है, वो बर्थ कोहॉर्ट हो जाएगा। मैरिज कोहॉर्ट के वो लोग जिनकी एक दिन ही मैरिज हुई थी सबकी, ठीक है, वो कोहॉर्ट है। फिर एक्सपोजर कोहॉर्ट होता है कि जो सेम एक्सपोजर ले रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एक पूरा कोहॉर्ट है, ठीक है, कोहॉर्ट है जो स्मोकिंग कर रहा है, तो ये एक्सपोजर कोहॉर्ट होगा, ठीक हो गया। तो कोहॉर्ट का आपको पता होना चाहिए। फीचर्स क्या होते हैं कोहॉर्ट स्टडीज़ के, कि जो कोहॉर्ट्स होते हैं वो जो डिज़ीज़ होती है उससे पहले हम आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं। स्टडी ग्रुप्स को हम एक पीरियड ऑफ टाइम तक ऑब्जर्व करते हैं ताकि डिज़ीज़ का पता चल सके और कॉज टू इफ़ेक्ट जो है ये जाता है, ठीक है। तो इसके फीचर्स हैं, इसमें हम फॉलो अप करते हैं। अब इसकी 3 टाइप्स होती हैं, प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट्स होते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव होते हैं और एम्बी डायरेक्शनल या कॉम्बिनेशन ऑफ कोहॉर्ट्स हो सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, यूरेनियम एक्सपोजर के लोग थे, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो रहा था उनको, ठीक है। तो हमने क्या किया, 20 साल तक उनको फॉलो किया, ठीक है, और उनको लंग कैंसर हो गया। अब इसकी आपने एग्जांपल लिखी हुई है आपकी बुक में, एक बता के उन्होंने बताया हुआ है कि ये लोग थे। अब फॉर एग्जांपल जो लोग यूरेनियम से एक्सपोज होते हैं उनको 25 साल बाद कैंसर होना है, ठीक है। हम 25 साल तक उनको फॉलो अप तो नहीं कर सकते ना, हम ऐसा कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 20 साल गुजर चुके हैं, 20 साल हो गए हैं यहाँ पे कैंसर, मतलब ये अभी इनको कैंसर नहीं हुआ लेकिन ये 20 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो 25 साल में होना था कैंसर, मतलब अब 5 साल अभी भी हैं कैंसर होने में। तो हम ये कर सकते हैं कि जो 20 साल गुजर चुके हैं उसके और 5 साल जो अभी होने हैं इसके दरमियान में आ जाएं, यहाँ पे आ जाए, उस डिज़ीज़ को स्टडी करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि हम 5 साल और इंतज़ार करेंगे जस्ट, और उन लोगों को लंग कैंसर होगा और हम अपनी स्टडी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमने जो है वो एक्सपोजर हमारा मतलब अभी होना ही हो, एक्सपोजर हो पहले भी रहा होता है, हम बस दरमियान में आके उसको आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली द प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, जो ज़्यादा इजी होती है एज़ कम्पेयर टू कि हम इतना ज़्यादा इंतज़ार करें। तो फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस कर ली जिसमें हम कॉन्करेंट या प्रोस्पेक्टिव स्टडी कर रहे होते हैं। दिस इज़ अ टाइम एक्चुअली जो अभी का टाइम है और हम आगे की तरफ जा रहे हैं, दिस इज़ एक्सपोजर से आउटकम की तरफ। सो दिस इज़ द प्रोस्पेक्टिव स्टडी, ठीक है। दूसरी होती है कि आउटकम हो चुका है लेकिन हम थोड़ा सा रिट्रोस्पेक्टिव जाते हैं और एक्सपोजर तक, मतलब इधर से ऐसे, दिस इज़ द रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, जिसमें ये ज़्यादातर जो ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स का अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि ऑक्यूपेशनल स्टडी को स्टडी करने के लिए हम जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोस्पेक्टिव स्टडी तो थी कि जिसमें वो एक्सपोजर हो रहा था और हम आगे की तरफ लंग कैंसर में जा रहे थे, लेकिन ये है कि हम इसके दरमियान में भी घुस के रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो प्रोस्पेक्टिव आगे की तरफ जस्ट जाएगी और एक्सपोजर में यहाँ पे क्या होगा कि आउटकम तो आ चुका है
मतलब आउटकम तो अभी आने वाला है, बस 5 साल रह गए हैं, लेकिन हम पीछे की तरफ जाके रिट्रोस्पेक्टिव करके थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं। सो दिस इज़ द रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। एमबी डायरेक्शनल जो है ये वाला फाइनल आ जाता है कि जिसमें हम आगे की तरफ जो पूरा फॉलो अप करेंगे जब तक कि पूरा 25 साल नहीं हो जाते। सो दिस इज़ एमबी डायरेक्शनल, जिसमें हम पीछे से आगे की तरफ पूरा चलते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है, हम सिर्फ आगे की तरफ जा रहे हैं, फ्यूचर की तरफ। इसमें क्या है, हम थोड़ा सा पीछे जाके आगे की तरफ शुरू हुए हैं, लेकिन अभी आउटकम नहीं आया, मतलब आगे अभी फर्दर आउटकम आना है, ठीक है। तो एम बी डायरेक्शनल क्या होगा कि अगर पूरा आउटकम आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द अब ये है एम बी डायरेक्शनल के एलिमेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव भी होते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव भी होते हैं। तो कोहॉर्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं पास्ट रिकॉर्ड से, उनसे सारा पास्ट रिकॉर्ड लेते हैं, एक्सपोजर को पूछते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उनको फर्दर फॉलो अप करते हैं। सो दिस इज़ एम बी डायरेक्शन, मतलब ये तीनों इकट्ठे भी चल सकते हैं, बात करने वाली ये है। तो केस कंट्रोल स्टडी और रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी जो कोहॉर्ट है उसमें क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि इसमें आउटकम जो है वो केस कंट्रोल में आउटकम जो है वो अभी आ गया होता है और हम पीछे की तरफ एक्सपोजर की तरफ पूछते हैं उनसे। और रिट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है कि एक्सपोजर हो चुका होता है, मतलब कॉज आ चुका होता है, फिर हम आगे की तरफ पूरा इफेक्ट कंप्लीट करते हैं और आउटकम आता है, ठीक है। तो रिट्रोस्पेक्टिव हो गया। इंडिकेशंस क्या होती हैं कोहॉर्ट स्टडी की, जब गुड एविडेंस हो एक्सपोजर और डिजीज़ का कि ये स्मोकिंग है और ये लंग कैंसर है, तो ये गुड एविडेंस है कि स्मोकिंग से ही लंग कैंसर हो रहा है, इसका गुड एविडेंस होना चाहिए। एक्सपोजर को रेयर होना चाहिए, बट इंसिडेंस ऑफ डिजीज इज़ हाई अमंग एक्सपोज, ठीक है। एक्सपोजर रेयर भी हो सकता है, मतलब एक्सपोजर रेयर हो, जैसे हमने केस कंट्रोल का देखा था कि उसमें जो एक्सपोजर होता है वो रेयर नहीं होता, डिजीज़ रेयर हो सकती है, लेकिन यहाँ पे रेयर एक्सपोजर को भी हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम केस कंट्रोल को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपोजर तो वहाँ पे हो चुका होता है। यहाँ पे हम रेयर एक्सपोजर भी देंगे, और ये है कि इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ इज़ हायर अमंग एक्सपोज्ड, ठीक है, कि जो एक्सपोज होंगे उनमें डिजीज़ ज़्यादा होगी, स्मोकिंग जो कर रहे होंगे उनमें डिजीज़ ज़्यादा होगी, फॉलो अप जो है वो ईजी हो, ठीक है, तब भी हम कोहॉर्ट को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं यूज़ कर सकते। जब हमारे पास फंड्स भी हों, हम बहुत अमीर हों, तब भी हम कोहॉर्ट को चूज़ करें, अदरवाइज़ नहीं। तो कोहॉर्ट्स जो होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि कोहॉर्ट्स जो होते हैं उनको फ्री ऑफ डिजीज़ होना चाहिए, जब वो अभी डिजीज़ नहीं हुई, सिर्फ एक्सपोजर स्टार्ट होना है, ठीक है। दोनों जो ग्रुप्स हैं शुड बी इक्वली ससेप्टेबल टू डिजीज़ एंड अंडर स्टडी, ठीक है, कि दोनों को जो है वो डिजीज़ हो सकती हो, ठीक है। उसके बाद है कि डायग्नोस्टिक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमने केस कंट्रोल में भी रखा था कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें भी हमें पहले से डिफ़ाइन करके रखना चाहिए। तो ये पढ़ लीजिएगा कोहॉर्ट का। अब इसके स्टेप्स आ जाते हैं, जैसे हमने केस कंट्रोल के देखे थे। तो सिलेक्शन ऑफ स्टडी पॉपुलेशन, सबसे पहले हमने अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है, उसके बाद हमने उनसे एक्सपोजर का डाटा लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने कंपैरिजन ग्रुप जो है वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमने फॉलो अप और एनालिसिस करनी होती है, ठीक है, फॉलो अप और एनालिसिस। सो सब्जेक्ट्स हम क्या ले सकते हैं, सब्जेक्ट्स हम जनरल पॉपुलेशन भी ले सकते हैं, ठीक है, जनरल पॉपुलेशन भी ले सकते हैं, हम स्पेसिफिक ग्रुप्स भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेशल ग्रुप्स में ये दोनों आ जाते हैं। स्पेशल ग्रुप्स में फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल टीचर्स आ सकते हैं, लॉयर्स आ सकते हैं, या वी हैव द जो एक्सपोजर ग्रुप्स होते हैं, जो एक्सपोज हो रहे होते हैं, वो भी आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल रेडियोलॉजिस्ट्स, ठीक है। सब्जेक्ट्स के बाद हमने डाटा लेना होता है एक्सपोजर पे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक्सपोजर का डाटा लेने के लिए हम जो कोहॉर्ट मेंबर्स होते हैं, जो कोहॉर्ट में होते हैं, जो ग्रुप होता है पूरा, उससे हम इंटरव्यूज़ या क्वेश्चनियर्स के थ्रू सारा जो है वो लेते हैं डाटा ऑन एक्सपोजर, ठीक है, कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या एक्सपोज है, किस चीज़ से एक्सपोज्ड है अभी फ़िलहाल। उसके बाद मेडिकल रिकॉर्ड से हम उनको रिव्यू करते हैं, उनके जितने भी हॉस्पिटल में रिकॉर्ड्स होते हैं उनको रिव्यू करते हैं, उनकी जो मेडिकल एग्जामिनेशन ECG वगैरह हुई होती है, BP वगैरह हुआ होता है, एग्ज़ामिन हुआ होता है, या सीरम कोलेस्ट्रॉल का कोई रिकॉर्ड पड़ा होता है, उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन जो है उससे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। ये इन्वायरमेंटल सर्वेज़ करते हैं कि जिस इन्वायरमेंट में वो बंदा रह रहा है, काम कर रहा है, उस चीज़ को हम जो है एक्सपोजर में एक्चुअली डाटा लेते हैं सारा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम कंपैरिजन ग्रुप्स जो है वो उनको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इंटरनल कंपैरिजन भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, जनरल पॉपुलेशन के साथ भी कंपैरिजन हो सकता है। इंटरनल कंपैरिजन के जिस चीज़ में फॉर एग्जांपल नर्सिस के अंदर हम जो है ना स्टडी कर रहे हैं, तो नर्सिस कौन सी होंगी, उनके अंदर अंदर हम एक नर्स को दूसरी नर्स के साथ कंपेयर करेंगे। एक्सटर्नल कंपैरिजन की एग्जांपल ये आ जाती है, फॉर एग्जांपल वो कोहॉर्ट जो रेयन फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं और दूसरे कोहॉर्ट जो पेपर मिल वर्कर्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान में हम कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि जो रेयन फैक्ट्री में वर्क कर रहे होंगे उनको डाइसल्फाइड का एक्सपोजर होगा, और पेपर मिल्क में जो काम कर रहे होंगे उनको डाइसल्फाइड का एक्सपोजर नहीं होगा। तो इस तरह हम
कंपैरिजन कर सकते हैं या जनरल पॉपुलेशन के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो रेयॉन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको हम जो जनरल पॉपुलेशन है उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपैरिजन ग्रुप्स होते हैं। फिर ये है कि हमने उनको फॉलो अप करना होता है, ऐसे छोड़ छोड़ नहीं देना होता क्योंकि ये लंबा काम होता है, काफ़ी सालों का काम होता है। तो हम फॉलो अप कैसे कर सकते हैं, उनकी पीरियोडिकली मेडिकल एग्जामिनेशन करते रहें, हम उनके हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स जितने भी हैं उनको चेक करते रहें, जब जब वो बीमार हों, जब जब जो भी हो उनको फॉलो अप करना है, उनको अपनी सर्विलेंस में रखना है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है और फिर फॉलो अप को रखना है। लेकिन अगर फॉलो अप नहीं हो पाता किसी भी तरीके से तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एट्रीशन। या आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको देख लीजिएगा कि हम और फॉलो अप अगर नहीं कर पाते तो उसको हम कहते हैं एट्रीशन। तो ये सारे स्टेप्स हमारे हो गए हैं, फॉलो अप तक एनालिसिस हमने करनी है। तो एनालिसिस के लिए हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं फिर उसकी